हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दी गई समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। हमें समीकरण निकाय दिया गया है और हमें बताना है कि यह संगत है या फिर असंगत है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है बच्चों? हमें जांच करना है किसकी? संगत, संगत या असंगत, संगत या असंगत निकाय, निकाय की जांच हमें इस प्रश्न में करनी है कि हमें जो निकाय दिया गया है वो संगत है या फिर असंगत है। तो जांच करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? इसको हम धीरे धीरे समझते हैं। देखो, यहाँ से प्रश्न को हल करते हैं, यहाँ से हमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि किस प्रकार से इसकी जांच की जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से हल करता हूँ। सबसे पहले हम समीकरण निकाय लिख लेते हैं। देखिए, हमें एक समीकरण निकाय दिया है 3x माइनस का y माइनस का 2z और बराबर कितना है 2। इसे मैंने समीकरण 1 बना दिया। उसके बाद x नहीं है इसमें, तो मैं 0x लिख लेता हूँ। 0x प्लस का 2y माइनस का z बराबर कितना है -1। इसे बना दिया हमने समीकरण 2। उसके बाद है 3x, 3x माइनस का है 5y और z नहीं है इसमें, तो मैं 0z लिख लेता हूँ और बराबर कितना है 3। इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? अवयु ए बनाएंगे। अवयु ए कैसे बनाया जाता है? एक्स वाई जेड के गुणांकों से। तो देखिए, ये होगा 3 -1 माइनस का 2, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद -1, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर है -5 और यहाँ पर है 0। उसके बाद अवयु बी बनाएंगे हम। अवयु बी क्या होता है? अचर पदों से बनता है, जो होगा 2 -1 और ये होगा 3। उसके बाद हम चाहें तो x का मान भी यहाँ लिख सकते हैं। x का मान होता है x y z, जो भी चर हमें दिए गए हैं। अब यदि हमें संगत और असंगत की जांच करना है तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम a की सारणिक का मान ज्ञात करें। यदि a की सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आया तो निकाय संगत हो जाएगा, और यदि 0 के बराबर आया तो बच्चे फिर हमें उसको आगे हल करना पड़ेगा। उसके लिए भी कुछ सूत्र है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सारणिक a का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं सारणिक a का मान। देखिए, सारणिक a क्या बनेगी हमारी? यह है 3 -1 -2, यह है 3 -1 -2। उसके बाद 0 2 -1, ये होगा 0 2 -1। ठीक है, फिर 3 -5 0, ये होगा 3 माइनस का 5 और 0। ये हमने इसकी सारणिक ले ली। तो सारणिक ए बराबर, इसको पहली पंक्ति से हल कर लेते हैं। तो ये होगा 3, देखिए ये 0 हो जाएगा और माइनस का 15 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद माइनस, और यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास +1। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये 15 नहीं बच्चों, 5 है ना। ये गलत लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो +5, और चिन्ह सूत्र में माइनस का आता ही है, तो ये -5 है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक है हमारे पास, फिर ये पंक्ति और इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +3। तो 0 + 3 बन जाएगा। उसके बाद है -2, -2 के लिए पंक्ति और स्तंभ को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ गुणा करोगे तो -6 आ जाएगा। तो 0 -6। ठीक है, तो ये निकाला हमने सारणी के। 3 का 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा -15, ये हो जाएगा आपका +15, दोनों को जोड़ने पर। तो ये तो 0 आ गया बच्चों। अगर 0 आ गया तो अब हमें इसको आगे जांच करना पड़ेगी। आगे जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे? इसमें इसका एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं लिख लेता हूँ इसको। एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले इसके कुछ अवयव लिखना पड़ेंगे हमें। सबसे पहले यहाँ पर बनेगा A11, यहाँ पर आएगा A12, यहाँ पर होगा A13। उसके बाद A21, यहाँ पर होगा A22 और यहाँ पर होगा A23। उसके बाद A31, यहाँ पर होगा 32 और उसके बाद 33।
ठीक है, एट जॉइंट कैसे निकालते हैं? एक और एक दो, चिन्ह प्लस का आएगा, एक और दो तीन, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, तीन और एक चार है, प्लस का चिन्ह नहीं आएगा, दो और एक तीन आ रहा है बच्चों, तो माइनस आएगा, दो और दो चार है, प्लस का ही चिन्ह आएगा, दो और तीन विषम आ रहा है, इसका मतलब माइनस आएगा, तीन और एक चार है, प्लस ही आएगा, तीन और दो पाँच विषम है, तो यहाँ माइनस आएगा। ये बातें हमें याद होना चाहिए। अब मैं इसके मान लिख देता हूँ। देखिए, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 - 5, 0 - का 5। हल करने पर कितना आएगा? देखिए, 0 - 5 का -5 ही आएगा। फिर पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस का 3 हो जाएगा, 0 प्लस का होगा 3। हल करने पर कितना आएगा? -3 आएगा, 1 3। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 - 6, 0 - का 6। हल करेंगे तो -6 ही रहेगा। अब 2 1, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे इसका, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये 0 - 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 - 10। हल करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम हल करेंगे तो ये 0 और प्लस का 6 हो जाएगा, तो 0 + 6 बन गया ये, ठीक है, तो बराबर तो 6 ही रहेगा। उसके बाद दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाएंगे तो ये होगा -15 और प्लस का 3 हो जाएगा, -15 और प्लस का कितना है? 3 है। हल करेंगे तो 15 में से 13 गया, -12, तो ये प्लस का 12 ही रहेगा। अब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा लेंगे तो ये होगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 4, प्लस का 1 प्लस का 4, अर्थात कितना हो गया ये? 5। फिर तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा लेंगे तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे तो -3 -0, ये होगा -3 -0, अर्थात ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 0, 6 - 0 बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो अब हम इसका एड जॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। देखो, तो मैं लिख लेता हूँ एड जॉइंट ए, एड जॉइंट ए। तो एड जॉइंट ए हो जाएगा -5 -3 -6, -5 -3 -6, उसके बाद होगा 10 6 12, उसके बाद होगा 10 6 और 12, उसके बाद होगा 5 3 6, 5 यहाँ होगा 3, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 5 3 6, 5 3 6, और इसका क्या लेना पड़ेगा हमें? इसका परिवर्त लेना पड़ेगा, तब जाके एडजॉइंट ए आएगा। तो ये होगा -5 -3 -6, उसके बाद 10 6 और 12, ठीक है, 10 6 12, उसके बाद है 5, 5 के बाद है 3 और 3 के बाद है 6, ठीक है, ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि गुणा करेंगे एडजॉइंट ए का बी में। यहाँ पर गुणा करेंगे हम एडजॉइंट ए का गुणा किससे करेंगे? बी से। यदि इसको गुणा करने पर 0 आया बच्चों तो फिर या तो अनंत हल होंगे या फिर निकाय असंगत होगा। परंतु यदि ये 0 नहीं आया तो निकाय असंगत हो जाएगा, ये याद रखें आप। तो ये अगर 0 नहीं आया तो निकाय असंगत होगा। तो देखते हैं अब, सबसे पहले हम एडजॉइंट ए के मान रख देते हैं। तो -5 10, उसके बाद है 5, उसके बाद है -3 6 3, फिर -6, उसके बाद 12, उसके बाद है 6, ठीक है, यही मान है हमारे पास। और बी हमने ज्ञात कर रखा है, देख लेते हैं बी क्या है हमारे पास। बी हमारे पास है 2 - 1 3, ठीक है, 2 - 1 3, तो 2 - 1 और 3, ठीक है बच्चों। फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि आगे हम इनको गुणा करते हैं और इनको गुणा करने पर यदि हमें शून्य अवयव मिलता है तो फिर ये निकाय हमारा क्या हो जाएगा? संगत या असंगत के बारे में हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उस टाइम यदि संगत हुआ तो अनंत हल होंगे, यदि असंगत हुआ दो बातें होगी इसमें। परंतु यदि ये 0 के बराबर है, मतलब शून्य अवयव नहीं आया, तो निकाय असंगत ही होगा, ठीक है, ये बातें सब याद होना चाहिए आपको। तो मैं इसको गुणा करके दिखा देता हूँ आपको। -5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा -10, 10 को -1 से गुणा करेंगे तो ये होगा -10, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 5 को 2 से गुणा करा -10, 10 को -1 से और 5 को 3 से। अब -3 को 2 से गुणा करेंगे तो -6, यहाँ भी आ जाएगा -6, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9,
फिर -6 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12, 12 को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 12, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो बराबर देखिए क्या आया ये हमारे पास है 10 और 10 20, अर्थात ये -5 होगा। उसके बाद यहाँ 6 और 6 12 होगा, 12 में से अगर आप 9 घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा। यहाँ 12 और 12 आपका 24 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 6 बचेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है हमारा शून्य अवयव नहीं है। अगर शून्य अवयव नहीं है तो अतः अतः समीकरण निकाय अतः समीकरण समीकरण निकाय निकाय क्या है हमारा? असंगत है, असंगत है। यही हमसे पूछा गया था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।